अमेरिका के ओहायो राज्य के एक छोटे से कस्बे ग्रीनविल में एक घर था जिसमें जॉन स्मिथ अपने परिवार के साथ रहते थे। जॉन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनकी पत्नी मार्था एक स्कूल टीचर थी और उनके दो बच्चे थे, एक 14 साल का ब्रायन और 12 साल की एलिसा। जॉन की बूढ़ी माँ ग्लोरिया भी उनके साथ ही रहा करती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और परंपरावादी थी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और बर्फबारी के कारण स्कूल ऑफिस सब बंद थे। ऐसे में ब्रायन और एलिसा अक्सर एटिक में जाके पुराने सामानों को खंगोलते थे, उनको ढूंढते थे, उन चीज़ों से खेला करते थे। और तभी उनको वहाँ पे मिलता है एक ओइजा बोर्ड, जो पूरी तरीके से किसी चेन से बंधा हुआ होता है और उस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ होता है। अब ब्रायन और एलिसा को बहुत ज़्यादा अंदर से उसको खोलने की एक चाहत जाग जाती है, वो क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती नहीं, इतनी समझ उनके अंदर होती नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उस ओइजा बोर्ड को देख के, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी फेरी टेल्स सुनी होती हैं, ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनी होती हैं ओइजा बोर्ड के बारे में, जिनको सुनने के बाद जब उनको वो बोर्ड दिखता है तो उनके अंदर एक चाहत आ जाती है, एक अंदर से एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है कि हम लोग भी इस बोर्ड को खोलें और किसी न किसी आत्मा से संपर्क करें। जब वो लोग उस बोर्ड को साफ़ करते हैं तो उस पर साफ साफ लिखा होता है, डू नॉट ओपन, कर्स्ड ओइजा बोर्ड। उसको देखने के बाद एलिसा की तो जैसे आंखें चमक उठी और वो अपने भाई से बोली, ब्रायन देखो ये ओइजा बोर्ड है, चलो आज क्यों ना हम इसे ट्राई करें, क्योंकि उसने अक्सर यूट्यूबर्स को ऐसा करते हुए देखा था और कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ऐसा करने की एक चाहत थी कि मैं भी ओइजा बोर्ड को खोलूं, उससे आत्माओं को बुलाऊं। ब्रायन जो उसका भाई था वो काफ़ी घबराया हुआ था और वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, वो कहीं ना कहीं हल्का हल्का डर गया था, लेकिन अपनी बहन एलिसा के समझाने पे और बहुत ज़्यादा ज़िद करने पे ब्रायन भी रेडी हो जाता है। अब दोनों ने उसको जल्दी जल्दी खोला और वहाँ पे मोमबत्तियाँ जलाईं और जल्दी से बैठ गए उससे सवाल जवाब करने के लिए, और उन्होंने उस बोर्ड को खेलना शुरू किया। सबसे पहले एलिसा ने पूछा, क्या यहाँ पे कोई आत्मा है? क्या कोई है जो हमें सुन रहा है? क्या कोई ऐसी आत्मा है जो हमसे संपर्क करना चाहती है? ऐसा पूछने पर जैसे थोड़ी देर के लिए पूरा एटिक एकदम साइलेंस में कहीं खो गया हो, बहुत ही गहरी शांति पूरे में छा गई। और फिर धीरे धीरे प्लानचेट, जो कि ओइजा बोर्ड पे एक इतनी बड़ी चीज़ होती है जिससे वो, इसमें एक छोटा सा मिरर लगा होता है, वो धीरे धीरे चलने लगा और अलग अलग अक्षरों की ओर बढ़ने लगा। और जो अक्षर उसने मिलके बनाए वो थे यस। अब ये देखने के बाद दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन फिर एलिसा के अंदर पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और उसने और ज़्यादा आगे सवाल पूछने शुरू कर दिए। इस बार एलिसा ने पूछा, कौन हो तुम? फिर प्लानचेट चला और फिर एक नाम सामने आया, AMARA, अमारा। और फिर बिना कुछ पूछे ही एलिसा कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्लानचेट एक बार फिर से चलने लगा और उसने लिखा, लेट मी इन। अचानक से सारी मोमबत्तियाँ बुझ गईं, एक ठंडी हवा चलने लगी बाहर। जैसे उन्होंने देखा तो बहुत ही बर्फीली ठंडी हवाओं का एक रुख बदल सा गया था और जैसे वो हवा उस एंटीक के अंदर घुस रही थी। ये देख के दोनों बहुत ज़्यादा डर गए और भागते हुए अपने अपने रूम में चले गए। अब ये बात उन्होंने किसी से भी नहीं बताई, क्योंकि वो डरे हुए थे। उनको ये लग रहा था अगर उन्होंने किसी को ये बात बताई तो उनको डांट भी पड़ सकती है और मार भी पड़ सकती है। अब जब रात का 3 बजा तो अचानक से घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सीढ़ियों पे कोई चल रहा हो, किचन में जैसे कोई बर्तनों को फेंक रहा हो, पर जब जाके चेक किया जाता तो वहाँ पे कोई भी ना होता। अब जो दादी थी ग्लोरिया, वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल औरत थी और उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ घर में गड़बड़ हो गया है। तो सबसे पहले उन्होंने ब्रायन और एलिसा को बुलाया और उनको घूरते हुए दादी ने पूछा, क्या तुम लोगों ने कुछ बुलाया है ऊपर से? अब ये सुनने के बाद ब्रायन और एलिसा बहुत ज़्यादा घबरा गए और उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि दादी को आखिर ये बात पता चली तो कैसे चली। एलिसा ने घबराते हुए और डरते डरते कहा कि हाँ दादी, ऊपर हम लोग जब एटिक में खेल रहे थे तो वहाँ पे हमको एक बोर्ड मिला जिस पे लिखा हुआ था ओइजा बोर्ड। अब ये सुनने के बाद ग्लोरिया बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वो बच्चों से कहती, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? वो एक श्रापित बोर्ड है और उससे जो भी चीज़, जो भी आत्मा
एक बार आ जाती है वो फिर दोबारा जल्दी वापस नहीं जाती। मैंने खुद उस बोर्ड को अपने हाथ से बंद करके और उस पे क्रॉस लगा के उस एटिक में रखवाया था, और तुम लोग ने उसी को ही ढूंढ लिया जिसको मैं तुमसे छुपाना चाहती थी। अब दादी ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया और वो ये सोचने लगी अब कैसे इस आत्मा को वापस भेजा जाए। पूरा दिन वो यही सोचती रही और कहीं ना कहीं वो ये सोचते सोचते घबरा भी रही थी कि कहीं इसकी वजह से हमारे परिवार पे कोई आँच ना आ जाए। दादी का ये सोचना सही था, पर उनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं था। और उसके अगली ही रात के 2 बजे जो दादी का रूम था उससे बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई। जॉन और मार्था दौड़ते हुए उस कमरे में पहुँचे, पर बहुत देर हो चुकी थी। ग्लोरिया अपने बिस्तर पे मृत पड़ी हुई थी और उनकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी, जैसे किसी बहुत भयानक चीज़ को उन्होंने देख लिया हो। डॉक्टरों ने जब चेकअप किया तो बताया कि ये एक मेजर हार्ट अटैक था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। पर कहीं ना कहीं ब्रायन और एलिसा ये समझ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जिस वक्त ब्रायन और एलिसा दादी के रूम में पहुंचे थे जब वो मृत हो गई थी, तो उन्होंने उस कमरे के कोने में एक काली परछाई को खड़े हुए देखा था। लेकिन इसके बारे में उन्होंने अपने मम्मी पापा को बिल्कुल भी नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अब दादी की मौत के बाद घर का माहौल और भी ज़्यादा भयानक हो गया था। मार्था, जो कि अकेले ऐसे ही बड़बड़ाया करती थी, अजीब अजीब सी बातें किया करती थी और उनकी आंखें जैसे बिल्कुल सूनी सूनी सी लगा करती थी। जॉन बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल हो गए थे और हर वक्त अपनी बीवी बच्चों पे चिल्लाया करते थे। एक दिन ब्रायन ने देखा कि उसकी मम्मी मार्था, जो कि अपने रूम में एक शीशे के सामने खड़े होकर कुछ बड़बड़ा रही है। जब ब्रायन ने गौर से सुना तो वो ये कह रही थी, अब ये बच्चे भी नहीं बचेंगे। अब ये सुनने के बाद ब्रायन बहुत ज़्यादा डर जाता है और भाग के अपने रूम में चला जाता है। और ब्रायन और एलिसा को पहली बार ये फील होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उन्होंने इस घर में कुछ बहुत ही बुरा बुला लिया है। ब्रायन ही ऐसा था जो अब कुछ ना कुछ कर सकता था और उसने किया भी। उसने अपने पड़ोसी मिस्टर कूपर से जाके इस बारे में बात करी और उन्हें सब कुछ बता दिया। कूपर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और उनकी पत्नी मैरी चर्च में एक सेवक थी। मैरी ने सारी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम लोगों ने एक बहुत ही भयानक आत्मा को अपने घर में प्रवेश दे दिया है, जिसे निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उस आत्मा ने तुम्हारे पूरे घर पे कब्जा कर लिया है। मैरी ने फादर रेमंड नाम के चर्च के एक पादरी से संपर्क किया और उन्हें इस सारी घटना के बारे में बताया। फादर रेमंड जैसे ही उस घर को देखने के लिए आए तो वो दरवाजे पर ही रुक गए और बोले, अंदर एक बहुत ही बुरी आत्मा का साया है। ये आत्मा बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये पूरी फैमिली को तबाह कर सकती है। फादर ने इस घर के हर एक कोने में होली वाटर का छिड़काव किया और अगले ही दिन एक्सोर्सिज्म करने का फैसला लिया गया। उसी रात एलिसा ने सपना देखा जिसमें उसकी दादी उसके सपने में आई और उन्होंने कहा, अमारा को रोको, नहीं सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो सबको ख़त्म कर देगी, सबको मार देगी। अगली रात उस घर में फादर रेमंड अपनी प्रक्रिया करने के लिए आते हैं और घर में मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं और प्रेयर शुरू होती है। तभी जॉन की आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं और वो ज़मीन में गिर के ऐसे छटपटाने सा लगता है। और जो मार्था थी वो कस कस के चिल्लाने लगती है और अपने सर को जैसे दीवारों पे मारने लगती है। और जो फादर रेमंड होते हैं वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और वो बाइबल उठा के अपने हाथ में बोलते हैं, आई कमांड यू अमारा इन द नेम ऑफ जीसस लीव दिस हाउस। इतना कहने के बाद पूरे घर में एक अजीब सा झटका सा महसूस होता है। खिड़की दरवाजे बहुत ही तेज़ आवाज़ के साथ जैसे बंद हो जाते हैं, दीवारों से खून टपकने लगता है। मंजर बहुत ज़्यादा भयानक और डरावना हो जाता है। ये एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया अक्सर इसी तरीके की होती है जैसा इस वक्त इस घर में हो रहा था। तभी मार्था की आवाज़ बदलती है और वो एक आत्मा की तरह बोलती है, ये मेरा घर है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी फादर रेमंड ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, ग्लोरिया, अपने परिवार को बचाओ। और फिर उस कमरे में एक सफ़ेद रोशनी सी हो गई और फिर ग्लोरिया की आत्मा प्रकट हुई और ग्लोरिया की आत्मा ने अमारा की तरफ हाथ बढ़ा के बोला, ये मेरा परिवार है, तू नर्क में वापस चली जा। एक बहुत ही भयानक और ज़ोरदार चीख उस घर में गूंज गई जैसे, और फिर सब कुछ शांत सा हो गया। सुबह होते ही मार्था और जॉन को हॉस्पिटल ले जाया गया। फादर रेमंड ने उस ओएजा वोट को पवित्र जल छिड़क के जला दिया और उसकी राख को नदी में बहा दिया।
2 हफ्तों बाद सब कुछ जैसे सामान्य सा हो गया था और वो लोग अपने नॉर्मल फैमिली रूटीन में वापस आ चुके थे। ब्रायन और एलिसा ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था। जॉन और मार्था अपने अपने कामों पे जाने लगे थे, लेकिन ब्रायन अभी भी उस एटिक की तरफ देखता तक नहीं था। वो इतना ज़्यादा डर चुका था उस जगह से, उस बोर्ड से, और जो भी कुछ बीते दिनों में उस घर में बीता था, इसने एक बहुत ही गहरा सदमा ब्रायन के ऊपर डाल दिया था। एक रात एलिसा अपने कमरे में अकेली थी। उसने खिड़की के बाहर झांक के देखा तो बर्फबारी हो रही थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी। रात का वक्त था। तभी अचानक से आवाज़ आई, लेट मी इन। वो बहुत ज़्यादा डर गई और कस के चीखी, और जब फिर दोबारा उसने उस खिड़की के बाहर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस एक सूखा सा पेड़ खड़ा हुआ था जो शायद उसके दिल में एक डर पैदा कर रहा था। और जैसे उसके कानों में उसकी दादी की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, कभी भी उन दरवाज़ों को मत खोलो जो बंद किए जा चुके हों।